हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर 3 नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। नेशनल इनकम होती क्या है? जनरली हम नेशनल इनकम की बात करें तो हम कहते हैं कि पूरे साल में एक देश के लोगों की जो टोटल इनकम होती है वो नेशनल इनकम होती है। लेकिन इकोनॉमिक्स के टर्म्स में हम बात करें तो नेशनल इनकम is the sum total of factor income earned by normal residents of a country during an accounting year। अकाउंटिंग ईयर आपको मालूम है 1 अप्रैल टू 31 मार्च तक होता है। तो इस अकाउंटिंग ईयर में एक देश के नॉर्मल रेजिडेंट्स जो इनकम जनरेट करते हैं, जो कमाते हैं, जो फैक्टर इनकम, उसको कहते हैं हम नेशनल इनकम। इस डेफिनेशन को हम ध्यान से देखें तो दो चीज़ें हमारे सामने आती हैं। एक तो फैक्टर इनकम और दूसरा नॉर्मल रेजिडेंट्स। तो ये फैक्टर इनकम क्या है और नॉर्मल रेजिडेंट्स क्या है, इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम या फैक्टर पेमेंट्स जिन लोगों को मिलती है उनकी इनकम होती है और जो लोग पे करते हैं उनके लिए पेमेंट्स होती है। तो फैक्टर इनकम्स या फैक्टर पेमेंट्स एक ही बात है। दीज आर पेड बाय प्रोड्यूसिंग यूनिट्स ऑफ फर्म्स। किसको पे करती हैं ये? टू दी ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के जो मालिक हैं उनको पे करती हैं कौन? प्रोड्यूसिंग यूनिट्स या फर्म्स। मैंने आपको सेकंड चैप्टर में भी बताया था कि हाउस होल्डर्स जो हैं वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के मालिक होते हैं। तो हाउस होल्डर्स को जो प्रोड्यूसिंग यूनिट्स देती हैं फैक्टर इनकम, कौन कौन सी फैक्टर इनकम? पहले नंबर पे है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, जिसको कि हम आम भाषा में वेजेस कह देते हैं। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ होते हैं काम करने वाले। काम करने वालों को उनके काम के बदले में जो कंपनसेशन मिलता है, जो उनकी मेहनत के बदले में उनको जो रिवार्ड मिलता है, दैट इज़ कॉल्ड कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। इसको वेजेस एंड सैलरीज भी कह देते हैं। वेजेस एंड सैलरीज जो है इसका एक पार्ट है। दूसरा है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन रेंट, फैक्टर इनकम है रेंट, जो किसको मिलता है? लैंड ओनर को मिलता है अपनी लैंड की सर्विसेज देने के बदले में। तीसरा है इंटरेस्ट फैक्टर इनकम, जो कैपिटलिस्ट को मिलती है अपनी कैपिटल या अपनी पूंजी उधार देने के बदले में। फोर्थ है प्रॉफिट, जो एंटरप्रेन्योर को अपनी सर्विसेज देने के बदले में रिवार्ड मिलता है। एंटरप्रेन्योर को अपनी एंटरप्रेन्योरियल सर्विसेज की वो रिस्क लेता है प्रोडक्शन का, प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है, मैनेज करता है, इसके बदले में उसको प्रॉफिट मिलता है। तो ये सारा है फैक्टर इनकम। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। अब इस डेफिनेशन का अगला पार्ट है नॉर्मल रेजिडेंट्स। अब ये नॉर्मल रेजिडेंट्स क्या चीज़ है? नॉर्मल रेजिडेंट्स को करने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बताऊं। ये जो फैक्टर इनकम होती है ये ट्रांसफ़र इनकम से डिफरेंट होती है। फैक्टर इनकम इज़ डिफरेंट फ्रॉम ट्रांसफ़र इनकम। फैक्टर इनकम तो होती है कमाई हुई इनकम, जिसके बदले में फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ने अपनी सर्विसेज दी हैं। लेबरर्स ने काम किया है, कैपिटलिस्ट ने अपनी पूंजी उधार दी है, लैंड ओनर ने अपनी लैंड की सर्विसेज दी हैं। तो ये अर्नड इनकम होती है, ये कमाई हुई इनकम होती है। और दूसरी तरफ जो ट्रांसफ़र इनकम होती है वो अनअर्नड इनकम होती है, वो बिना कमाई हुई होती है। ये तो हेल्प हो सकती है, चैरिटी हो सकती है। इसके एग्जांपल्स हैं जैसे आपके पेरेंट्स आपको पॉकेट मनी देते हैं और गवर्नमेंट जो है वो स्कॉलरशिप दे रही है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दे रही है, ओल्ड एज पेंशन दे रही है, बिना काम करे लोगों को मिलता है। इसे अनअर्नड इनकम कहते हैं। जो अर्नड इनकम होती है यानी जो फैक्टर इनकम होती है उसे तो हम नेशनल इनकम में, एन स्टैंड फॉर नेशनल, वाई स्टैंड्स फॉर इनकम, उसे तो नेशनल इनकम में हम इंक्लूड करते हैं। लेकिन जो ट्रांसफ़र इनकम होती है उसे हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं। जो पे करता है उसके लिए ट्रांसफ़र पेमेंट है, जो रिसीव कर रहा है उसके लिए ट्रांसफ़र इनकम है। अब मैं बात कर रही थी इस डेफिनेशन के दूसरे पार्ट की, दैट इज़ नॉर्मल रेजिडेंट। नॉर्मल रेजिडेंट कौन होता है?
नॉर्मल रेजिडेंट वो होता है, वो पर्सन है हु ऑर्डिनरीली रिजाइड्स इन द कंट्री कंसर्न्ड, जो संबंधित देश में ऑर्डिनरली यानी जनरली जो है वो रहता है। हुज, दूसरा पॉइंट है इसका, दूसरा फीचर है, हुज सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन दैट कंट्री। यानी नॉर्मल रेजिडेंट में ये दो बातें होनी चाहिए, जो कि ऑर्डिनरली उस कंट्री में रहता है, उसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट, सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब है उसकी जो प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट की जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो उसी देश में ही होती हैं, तो उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट, इकोनॉमिक यानी मनी से रिलेटेड जो इंटरेस्ट है वो उसी देश में ही होता है, तो इसे कहते हैं हम नॉर्मल रेजिडेंट्स। तो नॉर्मल रेजिडेंट्स के कुछ एक एग्जाम्पल्स कि नॉर्मल रेजिडेंट कौन होते हैं और नॉन रेजिडेंट कौन होते हैं। नॉन रेजिडेंट का मतलब है कि जो नॉर्मल रेजिडेंट नहीं है। नॉर्मल रेजिडेंट में एग्जांपल आता है, एक तो वो लोग जनरली जो, मान लो हम इंडिया की बात करें तो हमारे देश में जो जनरली रह रहे हैं उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब उनकी कंजम्पशन, उनकी इनकम, उनकी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ इसी देश में ही है। और कौन से लोग होते हैं जो नॉर्मल रेजिडेंट होते हैं? मान लो हमारे यहाँ पर फॉरेन एम्बेसीज़ हैं, जैसे जापान की एम्बेसी है, अमेरिका की एम्बेसी है, उसमें इंडियंस काम कर रहे हैं तो वो इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट्स हैं। मान लो वर्ल्ड बैंक का ऑफिस, WHO का ऑफिस इंडिया में है और उसमें इंडियंस काम कर रहे हैं तो वो इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट्स हैं। और लोकल पीपल जो रह रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, वो भी नॉर्मल रेजिडेंट्स हैं। अब मान लो कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में इंडिया का कोई एम्बेसडर है, वो गया हुआ है, तो वो भी इंडिया का ही नॉर्मल रेजिडेंट है। अब जो नॉन रेजिडेंट हैं वो कौन होते हैं? नॉन रेजिडेंट में एग्जांपल्स आते हैं कि जैसे फॉरेनर्स हैं, वो इंडिया की एम्बेसी में काम कर रहे हैं। मान लो इंडिया की एम्बेसी किसी भी देश में है, जापान में है, कनाडा में है, US में है, और उसमें जो है फॉरेनर्स काम कर रहे हैं तो वो नॉन रेजिडेंट्स हैं, वो रेजिडेंट्स नहीं हैं इंडिया के। दूसरा, अगर WHO, वर्ल्ड बैंक के ऑफिस में फॉरेनर्स काम कर रहे हैं तो वो नॉन रेजिडेंट है। इसी तरीके से इंडिया में किसी भी देश का एम्बेसडर है तो वो इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट नहीं है, वो नॉन रेजिडेंट है इंडिया का। तो इस तरीके के एग्जांपल्स आते हैं नॉर्मल रेजिडेंट्स में और नॉन रेजिडेंट्स में। आगे हम डिस्कस कर रहे हैं डोमेस्टिक एंड नेशनल कॉन्सेप्ट्स ऑफ इनकम। जो मैंने आपको पूरे देश की 1 साल की इनकम की बात की है, इसे अगर हम एज ए डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट यूज़ करें तो इसे डोमेस्टिक इनकम कहते हैं, और एज ए नेशनल कॉन्सेप्ट यूज़ करें तो इसे नेशनल इनकम कहते हैं। तो डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम में क्या डिफरेंस है? डोमेस्टिक इनकम क्या होती है? डोमेस्टिक इनकम इज़ द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री। एक देश की जो डोमेस्टिक टेरिटरी है उसके अंदर जो इनकम जनरेट हुई है, जो इनकम अर्न की है लोगों ने, अब वो लोग कौन से हो सकते हैं? वो नॉर्मल रेजिडेंट्स भी हो सकते हैं और वो नॉन रेजिडेंट्स भी हो सकते हैं। इसका मतलब डोमेस्टिक इनकम में दोनों ही लोगों की कमाई हुई इनकम आती है, चाहे वो देश के नॉर्मल रेजिडेंट्स हैं चाहे वो नॉन रेजिडेंट्स हैं। पूरे साल के अंदर जो उन्होंने इनकम जनरेट की है इसे डोमेस्टिक इनकम कहते हैं, लेकिन ये डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जनरेट होनी चाहिए। और दूसरी तरफ नेशनल इनकम, नेशनल इनकम इज़ द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम अर्नड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स। ये देश के नॉर्मल रेजिडेंट्स ने जनरेट की है। इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो देश के अंदर जनरेट हुई है या देश के बाहर जनरेट हुई है, यानी वो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जनरेट हुई है या इससे बाहर जनरेट हुई है, इससे कोई डिफरेंस नहीं है। बस देश के नॉर्मल रेजिडेंट्स ने वो इनकम जनरेट की है, दैट इज़ कॉल्ड नेशनल इनकम। जब हम डोमेस्टिक टेरिटरी की बात करेंगे तब आपको डिफरेंस पता लगेगा कि डोमेस्टिक इनकम में और नेशनल इनकम में क्या फ़र्क है। आगे हम देखते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री। डोमेस्टिक टेरिटरी को जनरली
हम एक पॉलिटिकल टेरिटरी कह देते हैं। जैसे हमारे इंडिया की पॉलिटिकल टेरिटरी जो है या किसी भी नेशन की पॉलिटिकल टेरिटरी है उसको डोमेस्टिक टेरिटरी कह देते हैं। लेकिन इकोनॉमिक्स में थोड़ा सा ये वास्ट मीनिंग होता है इसका। इसको इकोनॉमिक टेरिटरी की फॉर्म में यूज़ करते हैं। इकोनॉमिक टेरिटरी क्या है? इकोनॉमिक टेरिटरी इज़ द जियोग्राफिकल टेरिटरी administered by the government within which persons, goods and capital circulate freely। यानी वो डोमेस्टिक टेरिटरी का इकोनॉमिक्स में मीनिंग है इकोनॉमिक टेरिटरी। इकोनॉमिक टेरिटरी इज द जियोग्राफिकल टेरिटरी एडमिनिस्टर्ड बाय ए गवर्नमेंट विदिन विच persons, goods एंड कैपिटल सर्कुलेट फ्रीली। यानी वो एरिया जिसमें एक देश की गवर्नमेंट शासन चला रही है और जिसके अंदर लोग, गुड्स और कैपिटल यानी कि इन्वेस्टमेंट फ्रीली मूव कर रहे हैं। अब हमारे देश के अंदर हम कहीं भी आ जा सकते हैं, गुड्स का जो है ट्रांसफ़र हो सकता है, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो वो एरिया डोमेस्टिक टेरिटरी में आता है। लेकिन कुछ एरियाज़ ऐसे भी हैं हमारे ही देश के अंदर जो हमारे देश के अंदर लोकेटेड हैं लेकिन फिर भी वो डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड नहीं होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जापान की एम्बेसी अगर इंडिया में है तो वो इंडिया के डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा नहीं है। सिमिलरली, इंडिया की एम्बेसी अगर यूएस में है, कनाडा में है, तो वो यूएस और कनाडा की डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा नहीं है बल्कि इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा है। डोमेस्टिक टेरिटरी को अगर हम डिटेल में डिस्कस करें तो जो पॉलिटिकल बाउंड्री हमारी है, सपोज़ इंडिया की बात करें, इंक्लूडिंग टेरिटोरियल वाटर, जो वाटर एरिया भी हमें मिला हुआ है वो भी, और पॉलिटिकल फ्रंटियर वो डोमेस्टिक टेरिटरी में आता है। इसके अलावा शिप्स एंड एयरक्राफ्ट्स ऑपरेटेड बाय रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज़। सपोज़ इंडिया के शिप्स और एयरक्राफ्ट्स किन्हीं और दो देशों के बीच में ऑपरेट किए जा रहे हैं तो वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा है। जैसे कनाडा और यूएस के बीच में हमारे एयरक्राफ्ट चल रहे हैं, हमारी शिप्स चल रही हैं, तो वो इंडिया के डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा है। सिमिलरली, फिशिंग वेसल्स यानी जो मछली पकड़ने वाले जो बड़े बड़े मशीनें वगैरह होती हैं, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स, फ्लोटिंग प्लेटफार्म्स, चाहे वो इंटरनेशनल वाटर के अंदर भी हैं और उसे हमारे देश के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं, यानी वो सारी चीज़ें चाहे वो इंटरनेशनल वाटर एरिया के अंदर भी आ रही हैं, वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा है। सिमिलरली, एक देश की एम्बेसी, कॉन्जुलेट्स, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट अगर दूसरे देश में है तो वो दूसरे देश की ये वाली चीज़ें भी उसी देश की डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा होती हैं जिससे ये कंसर्न्ड होती हैं। जैसे इंडिया की एम्बेसी या कॉन्जुलेट या मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट अगर चाइना में है तो वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा होगी। अगला टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ डोमेस्टिक इनकम इनटू नेशनल इनकम, यानी डोमेस्टिक इनकम को नेशनल इनकम में कन्वर्ट कैसे करें। मैंने आपको पहले बताया था कि डोमेस्टिक इनकम जो है वो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जनरेट हो रही है। अब डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जनरेट हो रही है तो उसमें रेजिडेंट्स की इनकम भी है और नॉन रेजिडेंट्स की इनकम भी है, यानी हमारी डोमेस्टिक इनकम में नॉन रेजिडेंट्स की इनकम इंक्लूड होती है और दूसरी तरफ हमारी डोमेस्टिक इनकम में वो फैक्टर इनकम इंक्लूड नहीं होती जो हमारे रेजिडेंट्स दूसरे देशों में रहकर कमा रहे हैं। तो दोनों चीज़ें होती हैं। तो हमें क्या करना है, डोमेस्टिक इनकम में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड को प्लस करना है तो हमारे पास नेशनल इनकम आ जाएगी। अब ये नेट फैक्टर इनकम अब्रोड क्या होता है, फ्रॉम अब्रोड क्या होता है, इसको शॉर्ट फॉर्म में NFIs भी बोल देते हैं। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड होता है जो हमारे रेजिडेंट्स रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में कमा रहे हैं। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का मतलब बाहर के देशों में जो फैक्टर इनकम कमा रहे हैं उसमें से हम माइनस करेंगे जो फैक्टर इनकम नॉन रेजिडेंट्स हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में से कमा रहे हैं। यानी हमारे देश के अंदर जो नॉन रेजिडेंट्स काम कर रहे हैं वो जो फैक्टर इनकम कमा रहे हैं वो हम माइनस कर देंगे किस में से, जो हमारे देश के लोग बाहर के देशों में कमा रहे हैं। तो ये आ जाएगी हमारे पास नेट फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रोड। अगर इसी नेट फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रोड को हम डोमेस्टिक इनकम में प्लस कर दें तो हमारे पास आती है नेशनल इनकम। सिमिलरली, नेशनल इनकम में से ये हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास आएगी डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम और डोमेस्टिक प्रोडक्ट
ये इक्विवेलेंट होते हैं, दीज आर आइडेंटिकल कॉन्सेप्ट, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। वो किस लिए, मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर में भी बताया था कि वैल्यू एडिशन इज इक्वल टू इनकम जनरेटेड इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। सबसे पहले क्या होता है कि सारी प्रोडक्शन जो भी गुड्स और सर्विसेज का होता है, तो प्रोड्यूसिंग यूनिट्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हायर करती हैं, प्रोडक्शन करती हैं, फिर इसके बदले में उनको फैक्टर इनकम देती हैं। यानी सारा का सारा जो प्रोडक्शन है वो फैक्टर इनकम में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे कन्वर्ट हो जाता है, जब वो प्रोड्यूस करती हैं तो गुड्स और सर्विसेज की सेल करती हैं, सेल करने से जो इनकम आती है वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को देती हैं। तो इसलिए डोमेस्टिक इनकम और डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक ही बात है। हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 3 स्टार्ट किया था। चैप्टर 3 को ही कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है ग्रॉस एंड नेट कॉन्सेप्ट्स ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, यानी किसी भी कंट्री में पूरे अकाउंटिंग ईयर में जितना भी टोटल फाइनल गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, उसे डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। ये डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है वो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी हो सकता है और नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी हो सकता है। ग्रॉस और नेट में जो डिफरेंस लाने वाला एलिमेंट है दैट इज़ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का ही दूसरा नाम है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, जिसको हम सेकंड चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। डेप्रिसिएशन या कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल यानी फिक्स कैपिटल के बार बार यूज़ करने के कारण उसकी वैल्यू का जो लॉस होता है उसे डेप्रिसिएशन कहते हैं। ये जो डेप्रिसिएशन या कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल है ये ग्रॉस में पहले से ही शामिल है। यानी जब भी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात आती है तो समझो इसमें डेप्रिसिएशन ऑलरेडी इंक्लूडेड है। अगर हम डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे ग्रॉस में से तो नेट आ जाएगा। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट अगर आपको गिवन है तो उसमें से आप डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट आता है। अगर आप नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में डेप्रिसिएशन या कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल को प्लस कर देते हैं तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट आता है। सेम चीज़ ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट या नेट नेशनल प्रोडक्ट के बारे में भी हो सकती है। ग्रॉस और नेट, इसमें जो दो एलिमेंट्स हैं ग्रॉस और नेट, इनमें जो डिफरेंस है वही सेम चीज़ डेप्रिसिएशन के कारण आ रहा है। बाकी चीज़ें आप देख रहे हैं नेशनल प्रोडक्ट जो है वो दोनों में ही सेम है। ग्रॉस में से हम डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे तो नेट आएगा, नेट में डेप्रिसिएशन को प्लस करेंगे तो ग्रॉस आएगा, चाहे ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो चाहे ये ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट हो। अगला कॉन्सेप्ट है डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एंड एट फैक्टर कॉस्ट। ये जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है ये मार्केट प्राइस पर भी हो सकता है और फैक्टर कॉस्ट पर भी हो सकता है, यानी दोनों पर ही एस्टिमेट किया जाता है। अब जो मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट पर कैसे होगा, इसमें डिफरेंस जो है वो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस के कारण से होता है। इसको समझने के लिए हम ये अज्यूम करेंगे कि इकोनॉमी में जो प्रोडक्शन हो रहा है, मान लो जो भी प्रोड्यूस हुआ, गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हुई, उस पर गवर्नमेंट टैक्स लगाती है और दूसरी तरफ गवर्नमेंट प्रोड्यूसिंग यूनिट को सब्सिडी भी देती है। एक तरफ तो गवर्नमेंट टैक्स लगा रही है, टैक्स लगाने से उस प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ रही है, और दूसरी तरफ सब्सिडी दे रही है जिससे प्रोड्यूसर को फ़ायदा हो रहा है, तो उसके लिए प्रोडक्शन की कॉस्ट जो है वो कम आ रही है। तो प्रोड्यूसर पर जो नेट बर्डन पड़ता है वो इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी करके आता है। एग्जाम्पल है, मान लो मैं प्रोड्यूसर हूँ, कोई भी चीज़ प्रोड्यूस कर रही हूँ, सपोज़ पेन प्रोड्यूस कर रही हूँ, तो पेन की जो पर यूनिट कॉस्ट आती है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यानी प्रोडक्शन का जो खर्च आ रहा है पर यूनिट, सपोज़ वो 7 रुपीज़ आ रहा है, और गवर्नमेंट जो है उस एक पेन पर जो टैक्स लगा रही है वो 4 रुपीज़ लगा रही है, और दूसरी तरफ गवर्नमेंट जो है 1 रुपी सब्सिडी दे रही है एवरी यूनिट पर, यानी हर एक यूनिट एक पेन पर जो है 1 रुपये की सब्सिडी दे रही है और दूसरी तरफ से 4 रुपये टैक्स लगा रही है। तो अगर मैं प्रोड्यूसर हूँ तो मुझ पर जो नेट बर्डन आया वो 4 - 1 3 रुपीज़ आया।
अब ये 3 रुपीज़ जो है मैं उस 7 में ऐड कर दूंगी जो मुझे प्रोडक्शन की कॉस्ट आई है। अब ये 3 रुपीज़ और 7 में ऐड हो जाएंगे तो टोटल हुए 10 रुपीज़, यानी 10 रुपीज़ क्या है, ये मार्केट प्राइस है जिस पर पेन जो है वो मार्केट में बेचा जाएगा। आप जो प्रोडक्ट मार्केट से परचेज करके लाते हैं वो मार्केट प्राइस पर होता है, उसमें सभी तरीके के इनडायरेक्ट टैक्स जो हैं वो शामिल होते हैं और सब्सिडी जो है वो डिडक्टेड होती है। यानी गवर्नमेंट जो है प्रोडक्शन पर एक तरफ टैक्स लगाती है और दूसरी तरफ जो है सब्सिडी देती है। अगर हम नेट इनडायरेक्ट टैक्स फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हमें इनडायरेक्ट टैक्स यानी जो गवर्नमेंट ने लगाया है उसमें से सब्सिडी को माइनस करना पड़ेगा तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स आएगा। ये जो नेट इनडायरेक्ट टैक्स है ये मार्केट प्राइस में पहले से ही शामिल है। मैंने आपको अभी बताया कि आप जो प्रोडक्ट मार्केट से परचेज करने जाएंगे जिस भी प्राइस पर होगा उसमें सभी तरीके के टैक्स शामिल होते हैं। अब इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो मार्केट प्राइस में इंक्लूडेड है। तो गवर्नमेंट एक तरफ टैक्स लगा रही है, दूसरी तरफ सब्सिडी। सब्सिडी का मतलब फाइनेंशियल हेल्प गिवन बाय द गवर्नमेंट टू प्रोड्यूसर को जो फाइनेंशियल हेल्प दे रही है गवर्नमेंट, तो प्रोड्यूसर पर जो नेट बर्डन आया है उसी को नेट इनडायरेक्ट टैक्स कहेंगे। वो नेट इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो प्रोडक्ट की फैक्टर कॉस्ट में इंक्लूड हो जाएगा, तो जो भी टोटल आएगा उसे हम मार्केट प्राइस कहेंगे। डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस अगर आपको गिवन है उसमें से आप नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करेंगे तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट आएगा, चाहे वो ग्रोस हो चाहे वो नेट हो। सिमिलरली नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस आपको गिवन है तो उसमें से आप नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करें तो आपके पास आएगा नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब ये फैक्टर कॉस्ट क्या चीज़ है? फैक्टर कॉस्ट का मतलब है प्रोड्यूसर जिन चीज़ों का प्रोडक्शन कर रहा है उनका प्रोडक्शन करने के लिए डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हायर करता है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, और उसके बदले में उनको रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और वेजेस देता है। ये उनकी फैक्टर इनकम है, किनकी? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की। और प्रोड्यूसर के लिए क्या है? प्रोड्यूसर के लिए कॉस्ट है, खर्चा है। तो प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये फैक्टर कॉस्ट है, और जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो फैक्टर इनकम है। यानी जो फैक्टर कॉस्ट पर एस्टिमेशन होता है एक्चुअली वो रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और वेजेस को प्लस करके आता है। अब ये फैक्टर कॉस्ट पर जो भी एस्टिमेशन होता है अगर हम उसमें नेट इनडायरेक्ट टैक्स हमारे पास कैसे आए? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी करके, अगर हम उसमें वो प्लस कर दें तो जो भी एस्टिमेशन हमारे पास आएगा वो मार्केट प्राइस पर आएगा, चाहे वो ग्रोस हो चाहे वो नेट हो। अगला कंसेप्ट है डोमेस्टिक वर्सेस नेशनल, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि डोमेस्टिक वर्सेस नेशनल में जो डिफरेंस लाने वाला एलिमेंट है दैट इज़ नेट फैक्टर इनकम अर्न्ड फ्रॉम एब्रोड, NFIs। ये जो NFIs हैं वो नेशनल में पहले से इंक्लूडेड है। अगर हम नेशनल में से NFIs यानी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड को माइनस कर देंगे तो डोमेस्टिक आएगा, अगर हम डोमेस्टिक में प्लस करेंगे तो नेशनल आ जाएगा। सिमिलरली अभी मैंने आपको ऊपर भी बताया ग्रोस वर्सेस नेट में डिफरेंस किसके कारण से आता है? डेप्रिसिएशन के कारण से। डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम है कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। ये कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल ग्रोस में पहले से ही शामिल है, अगर हम इसमें से ग्रोस में से डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे तो नेट कॉन्सेप्ट आएगा, अगर हम नेट में डेप्रिसिएशन को प्लस करेंगे तो ग्रोस आएगा। सिमिलरली मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में जो डिफरेंस आता है वो नेट इनडायरेक्ट टैक्स के कारण से आता है। नेट इनडायरेक्ट टैक्स मार्केट प्राइस में पहले से ही इंक्लूडेड है, अगर हम मार्केट प्राइस में से नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर दें तो जो भी एस्टिमेशन आता है हमारे पास फैक्टर कॉस्ट पर आता है। आगे हम डिस्कस कर रहे हैं एग्रीगेट्स रिलेटेड टू नेशनल इनकम। नेशनल इनकम के डिफरेंट एग्रीगेट्स हैं, इनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जो आप GDP की बात करते हो कॉमन लैंग्वेज में। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस क्या चीज़ है? इट इज़ द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। फाइनल का मतलब जो रेडी फॉर यूज़ हैं, जो प्रोडक्शन बाउंड्री से बाहर आ चुकी हैं, हमने सेकेंड चैप्टर में डिस्कस किया था। प्रोड्यूस्ड इन डोमेस्टिक टेरिटरी, डोमेस्टिक टेरिटरी का कंसेप्ट भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, यानी पूरे एक साल के अंदर जो इकोनॉमी में टोटल गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं उन सब की मार्केट वैल्यू को अगर हम ऐड कर दें
तो उसको हम कहते हैं जीडीपी एट एमपी। एमपी मतलब मार्केट प्राइस, जी स्टैंड्स फॉर ग्रोस, डी स्टैंड्स फॉर डोमेस्टिक, पी स्टैंड्स फॉर प्रोडक्ट। जीडीपी एट एमपी मीन्स ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। इट इज़ इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन, क्योंकि ये ग्रोस आ गया है। ग्रोस का मीनिंग अभी अभी हमने डिस्कस किया था कि डेप्रिसिएशन इसमें इंक्लूड होता है। तो जो भी टोटल वैल्यू है, मार्केट वैल्यू है गुड्स और सर्विसेज की, फाइनल गुड्स और सर्विसेज की प्रोड्यूस्ड इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री, उसमें डेप्रिसिएशन भी इंक्लूडेड होता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, इसे शॉर्ट फॉर्म में एनडीपी एट एमपी कहते हैं। सेम डेफिनेशन आपने करनी है जीडीपी एट एमपी वाली, डिफरेंस दोनों में एक ही है, ग्रोस और नेट का। बाकी आप देख रहे हैं सेम है सब, डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, बाकी चीज़ें सेम है। ग्रोस और नेट, इसमें डिफरेंस है सिर्फ कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल या डेप्रिसिएशन के कारण। तो सेम डेफिनेशन ऊपर वाली रखकर आपने इसमें लिखना है एक्सक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन। ऊपर वाली में इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन है, तो सेकंड टर्म में आपने नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस में लिखना है इट इज़ द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर एक्सक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन। यानी जो ये नेट कॉन्सेप्ट है इसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड नहीं है, बाकी सेम डेफिनेशन आएगी बिल्कुल ऊपर वाली। जीडीपी एट एमपी अगर आपको गिवन है, इसमें से डेप्रिसिएशन आपने माइनस की तो जी में से यानी ग्रोस में से डेप्रिसिएशन माइनस की तो ये नेट आ रहा है, तो एनडीपी एट एमपी आता है हमारे पास। सिमिलरली एनडीपी एट एमपी में अगर आप डेप्रिसिएशन को प्लस करेंगे तो जीडीपी एट एमपी आएगा, यानी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस आएगा। थर्ड कंसेप्ट है ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जिसको कि जीएनपी एट एमपी कहते हैं। अब ये किसका सम टोटल है? ये जीडीपी एट एमपी जो हमने फर्स्ट कॉन्सेप्ट किया है। जीडीपी एट एमपी में अगर आप नेट फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रोड को प्लस कर दें तो ये नेशनल बन जाएगा, यानी डोमेस्टिक से नेशनल बनाने के लिए आपने एनएफआईज को प्लस कर दिया है, बाकी चीज़ें इसमें सेम रहेंगी। तो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस प्लस में नेट फैक्टर इनकम अर्नड फ्रॉम अब्रोड, तो आपके पास आएगा ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। सिमिलरली नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जो ऊपर वाली थर्ड डेफिनेशन हमने की है, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, इसमें से थर्ड वाली में से अगर आप डेप्रिसिएशन को माइनस कर दें तो ये नेट आ जाएगा। यानी जीडीपी एट एमपी की जो डेफिनेशन है उसमें आपने एनएफआईज को प्लस करना है और एक्सक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन यूज़ करना है। अगला कंसेप्ट है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब देखिए ऊपर वाले चारों कंसेप्ट्स जो हैं वो मार्केट प्राइस पे थे, अब अगले जो चारों कंसेप्ट्स हैं वो फैक्टर कॉस्ट पर हैं। फैक्टर कॉस्ट का मीनिंग क्या है? मैंने आपको अभी अभी बताया था कि जो प्रोड्यूसर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हायर करता है, उनको प्रोडक्शन में यूज़ करता है, इसके बदले में उनको पेमेंट करता है। फैक्टर कॉस्ट प्रोड्यूसर के लिए ये कॉस्ट है यानी खर्चा है, और जिनको मिलता है उनके लिए ये इनकम है, यानी रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और वेजेस। तो एक प्रोड्यूसर को प्रोड्यूस करने के लिए रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और वेजेस जो आ रहे हैं टोटल, वो क्या चीज़ है। और डोमेस्टिक का मतलब है जो डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोड्यूस हो रहा है, और ग्रोस का मतलब है इसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड है। तो जीडीपी एट एफसी यानी इट इज़ द सम टोटल ऑफ फैक्टर कॉस्ट incurred on the production of final goods and services within domestic territory of a country inclusive of depreciation। यानी जो भी फाइनल गुड्स और सर्विसेज हैं उनको प्रोड्यूस करने में जो फैक्टर कॉस्ट आई है उनका सम टोटल करें, कौन सी गुड्स और सर्विसेज जो डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोड्यूस हुई हैं, एंड इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन। अगला कॉन्सेप्ट है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। फिफ्थ और सिक्स कॉन्सेप्ट जो हैं वो सेम है, डिफरेंस फिर वही है, डेप्रिसिएशन का है। तो फिफ्थ वाले में से अगर आप डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे तो आपके पास आएगा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट
फैक्टर कोस्ट, इसके शॉर्ट फॉर्म में NDP एट FC कहते हैं। और NDP एट FC यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कोस्ट को डोमेस्टिक इनकम भी कहते हैं। अगर आपको फाइंड आउट करना आता है न्यूमेरिकल में डोमेस्टिक इनकम, तो इसका मतलब आपको NDP एट FC फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट है ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कोस्ट। ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कोस्ट यानी कि GNP एट FC, जो आपके पास GDP एट FC आया है, इसमें अगर आप, क्योंकि ये फ़र्क सिर्फ किसका है, डिफरेंस किसका है, डोमेस्टिक और नेशनल का, तो डोमेस्टिक में अगर आप NFIs को इंक्लूड कर देंगे तो नेशनल बन जाएगा, यानी ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कोस्ट इज इक्वल टू GDP एट FC प्लस NFIs। सिमिलरली लास्ट में है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कोस्ट, इसे शॉर्ट फॉर्म में NNP एट FC कहते हैं, इसी को ही नेशनल इनकम कहते हैं। यानी अगर न्यूमेरिकल में नेशनल इनकम फाइंड आउट करनी हो, मींस आपको NNP एट FC फाइंड आउट करना है। तो जो ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कोस्ट आपके पास आया है, ग्रोस और नेट वही सेम डिफरेंस, इसमें से ग्रोस में से आप डेप्रिसिएशन को माइनस करिए तो आपके पास नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कोस्ट आएगा, यानी NNP एट FC आएगा। तो ये क्या हुआ, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कोस्ट प्लस नेट फैक्टर इनकम अर्न्ड फ्रॉम एब्रोड। अगर हम इसका टोटल कर देते हैं तो हमारे पास आएगा नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कोस्ट।